ठीक है। तो कल हम देख रहे थे स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, दो ही चीज होती है, डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं ना। किसी भी क्लास में क्या होता है, आपके डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं ना। तो वो तो हमने देख ही लिया था, डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन कैसे काम करते हैं सारा। फिर हमने लास्ट कल देखा था कि डेटा स्टैटिक डेटा मेंबर्स देखा था ना। तो आज हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को थोड़ा और समझते हैं और फिर देखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन देखेंगे फिर, है ना। तो दोनों में स्टैटिक स्टैटिक और देख लेंगे, डेटा मेंबर्स को भी स्टैटिक करके देखेंगे और मेंबर फंक्शन को भी स्टैटिक करके देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज होती है। तो देखो प्रोग्राम बनाते हैं हम। एक क्लास हमने बनाई पॉइंट, ठीक है, क्लास बनाई हमारी पॉइंट, उसमें वही दो वेरिएबल ले लेते हैं ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ सबको, ये ना वैसे हम प्राइवेट ही रखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने के लिए फटाफट से और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए दोनों को पब्लिक ले लेता हूँ मैं, है ना, ताकि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस करके देख सकते हैं क्या क्या है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट ही लेते हैं और मेंबर फंक्शन जो है वो पब्लिक रखते हैं और उनके थ्रू एक्सेस करते हैं, जैसा हमने कल देखा था। लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर डायरेक्टली उसको समझने के लिए हम यहाँ पर पब्लिक ले लेते हैं। तो मैंने पब्लिक ले लिया आपका, ठीक है, ये पब्लिक और फिर कॉलन लगा दिया। तो अब इसके बाद में जो भी लिखूंगा वो सब पब्लिक होगा। ठीक है, तो मैंने अपने वेरिएबल्स ले लिए, एक तो आपका इंटीजर ले लिया आपका x, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया आपका y, ऐसे है ना, x और y दो पॉइंट में दो ले लिया हमने। और फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, एक स्टैटिक इंटीजर एक और वेरिएबल ले लिया, है ना, और उसका नाम रख देते हैं z। तो मैंने ले लिया आपका स्टैटिक इंटीजर और z, ठीक है, ये ले लिया स्टैटिक इंटीजर z। ठीक है, तो एक्स वाई तो वही हो गए, एक और वेरिएबल ले लिया स्टैटिक इंटीजर। अब देखो कि अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करता हूं एक वाला कि इसको इंक्रीमेंट करने का एक फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, या फिर अगर ऐसा करते हैं, हाँ, इसको डायरेक्टली वैसे ही समझते हैं। ठीक है, पहले स्टैटिक डेटा मेंबर को डायरेक्टली समझते हैं। ठीक है, देखो, तो बिना फंक्शन बनाए पहले इसको देखते हैं। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर और ये लगा दिया सेमीकोलन ना। सेमीकोलन आता है क्लास के बाद, फंक्शन के बाद में नहीं आता है ना। अगर ये फंक्शन होता तो इसके बाद में सेमीकोलन नहीं आता है, ठीक है, क्लास के बाद में आता है। तो अब ये मैंने क्लास बना दी अपनी, इसके ऊपर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, वो दो तो आएगा, फिर ये मेरा मेन फंक्शन आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है कि जब भी मैं कोई स्टैटिक इंटीजर लेता हूँ ना, तो मेरे को क्लास के बाद में उसको दोबारा से डिक्लेयर करना पड़ता है। इस तरह से मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आपका इंटीजर, ऐसे इंटीजर, और फिर क्लास का नेम पॉइंट, और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और आपका आ जाएगा z। ठीक है, इस तरह से जो है लिखना पड़ता है मेरे को, नहीं तो ये एरर शो करता है आपके। ठीक है, जब भी आप यहाँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना स्टैटिक इंटीजर, तो यहाँ पर भी इस तरह से डिक्लेयर करते हो, नहीं तो आपकी एरर बताएगा। ठीक है, बाकी में तो नहीं है, एक्स वाई तो आप डायरेक्टली वहां लिख दिए, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा आपने। लेकिन स्टैटिक इंटीजर है अगर z, तो उसको यहाँ पे इस तरह से भी लिखना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट क्या है आपकी, वही क्लास का नाम है, स्कोप रिजोल्यूशन। तो यहाँ समझ में आया बेसिकली कि जो z है बेसिकली वो कहाँ डिफाइंड है, पॉइंट जो आपकी क्लास है उसके स्कोप में डिफाइंड है। स्कोप देखे थे ना हमने, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग स्कोप होते हैं, मेन फंक्शन का अलग स्कोप होता है, ऐसे क्लास का अपना अलग स्कोप होता है ना। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो z का स्कोप है उसको रिजोल्व कर रहा है, ये हमको बता रहा है कि z एक्चुअली है कहाँ पर है, पॉइंट के अंदर है वो z। ठीक है, इसीलिए इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको लिखना पड़ता है। आपका स्टैटिक कीवर्ड दोबारा से नहीं लिखते, यहाँ पर स्टैटिक लिखा है, यहाँ दोबारा से नहीं लिखेंगे। इंटीजर बेसिकली ऐसे लिखेंगे और फिर पॉइंट, स्कोप रिजोल्यूशन और z। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हो, है ना, ये हो गया। अब मैं मेन फंक्शन मेरा बनाता हूं, इंटीजर मेन, ये मैंने मेन फंक्शन मेरा बना दिया। ठीक है, अब देखो अगर मुझे x की वैल्यूज में कोई चेंज करना है, y की वैल्यूज में चेंज करना है तो कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये दोनों पब्लिक ले रखे हैं मैंने अभी, है ना, पब्लिक ले रखे हैं तो कर सकते हैं, पब्लिक नहीं होते तो हाँ, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो जैसे मैं p डॉट अगर कोई वेरिएबल क्रिएट के डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते अगर प्राइवेट होते, तो कल यही देखा था। तो अब देखो कि मैं क्या करता हूं इसमें कि मैं बेसिकली वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इसके पॉइंट के, है ना। तो बेसिकली अगर कोई क्लास है, क्लास के वेरिएबल्स अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं,
तो उसको मैं कहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं ना, वेरिएबल्स ना बोलकर उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्लास का अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसको मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो मैंने लिया पॉइंट p, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया और एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने इस पॉइंट क्लास के। अब देखो क्लास में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लास आपको ये बता रही है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें 2 वेरिएबल्स तो ऐसे होंगे और एक जो है आपका स्टैटिक होगा। क्लास केवल आपको ये बताती है, क्लास में कोई वेरिएबल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में होते हैं वेरिएबल्स। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो p जो है मेरा, जैसे ये मेरी क्लास है ना, ये अगर मेरी पॉइंट क्लास है, जैसे ये मेरी पॉइंट क्लास है ना, इसमें अगर मैंने ये x और y लिखे हुए हैं और z लिखा हुआ है, तो ये केवल मेरे को ये बता रहा है कि अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें ये 3 वेरिएबल्स होंगे। क्लास में कोई वेरिएबल्स नहीं होते हैं, है ना। क्लास आपको बस ये बताती है कि क्लास से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है क्लास से ऑब्जेक्ट बनाए 3, p q r अपने, ठीक है। एक बनाया मैंने p और एक बनाया मैंने q और एक बनाया मैंने r। तो उसमें जो है बेसिकली मेरे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, x y होगा, यहां पर भी x और y अपने अलग अलग होंगे यहां पर, है ना, और यहां पर भी इसके पास भी 2 अपने अलग अलग वेरिएबल्स होंगे x और y। और z जो होगा बेसिकली, क्योंकि ये स्टैटिक है तो z नाम से एक अलग से वेरिएबल बनेगा, वो तीनों में अवेलेबल हो जाएगा इस तरह से। ये z है और तीनों पे एक्सेस होगा इसका, ठीक है। तो तीनों के लिए केवल एक ही z वेरिएबल क्रिएट होगा क्योंकि z स्टैटिक है, और x और y सबके पास अपने अलग अलग होंगे। क्लास केवल आपको ये बता रही है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे, आप क्रिएट करोगे, उसमें 2 वेरिएबल ऐसे होंगे और एक वेरिएबल इस तरह का होगा। क्लास के खुद के अंदर कुछ वेरिएबल नहीं होता है, वो केवल आपको ये बताती है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें इस तरह से वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए ना। तो अब मैंने जब 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपने अलग अलग वेरिएबल्स होंगे x और y, और सबके पास एक कॉमन वेरिएबल होगा z, क्योंकि वो स्टैटिक है, एक कॉमन वेरिएबल होगा। अब देखो ये तो हो गया, इसके नीचे लिखेंगे। अब देखो x की और y की वैल्यू अगर मुझे कुछ चाहिए यहां पर, तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं ऐसे कि अगर मुझे चाहिए कि x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 3 हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, है ना। तो अब ये क्लास है, क्लास में ही मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, क्लास में ही लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब सबके पास ऐसे ही होगा 2 3, इसके पास भी 2 3 और इसके पास भी आपका 2 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन z की वैल्यू में जो है इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकता। अगर मैंने लिखा 4 तो ये गलत हो जाता है ना। मतलब आप स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जो आपके नॉर्मल मेंबर्स थे उसको तो आप इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू आप इनिशियलाइज इस तरह से नहीं कर सकते ना, ये गलत होता है। तो यहां पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते इसको अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप यहां कर सकते हो कि z इज इक्वल टू आपने कर दिया आपका 4 कर दिया, या फिर ऐसे कुछ और ले लो 5 ले लो, ठीक है। तो अब जो है यहां पर 5 आ जाएगा, समझ में आया, ये सेमीकोलन, ठीक है। अगर आपको z की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है ना कुछ शुरू में, तो यहां नहीं कर सकते हो, यहीं कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहां अगर मैंने z इक्वल टू 5 लिखा तो अब 5 सब में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे को क्या करना है, अब देखो मेरे को ये p q r मतलब ये क्रिएट हो गया। अब x y और z तीनों ही जो है मेरे पास पब्लिक है, इसका मतलब है कि मैं p डॉट x करूंगा तो वो भी ठीक है, p डॉट y करूंगा तो भी ठीक है ना, p डॉट z करूंगा तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक है, इसलिए डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं बाहर। क्लास के अंदर तो मैं xyz को कर ही सकता हूं एक्सेस, है ना। प्राइवेट और पब्लिक का मतलब ये हुआ, प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि क्लास के अंदर ही जो है आप x को यूज कर सकते हो, बाहर अगर आप यूज करोगे तो p डॉट x से यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट है तो। अगर पब्लिक कर दिए तो बाहर आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। यही देखा था कल। तो अब देखो, अब अगर मैंने ऐसा करा कि x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया सब में, है ना, ऐसे, तो p डॉट x अगर मैंने कर दिया प्लस प्लस, है ना, और अगर मैंने ऐसे करा p डॉट y भी कर दिया प्लस प्लस,
तो क्या होगा, केवल इसी में इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, वो दोनों अभी भी 2 3 2 3 ही रहेंगे। हाँ, Q में अगर ऑब्जेक्ट Q अगर ये दोनों एक्स वाई करने हैं तो Q डॉट एक्स Q डॉट वाई ऐसा कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं ना। अगर ये पब्लिक प्राइवेट होते तो फिर वो एक फंक्शन बनाते, INC करके इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बनाते और फंक्शन जो है वो इंक्रीमेंट करता। हम यहाँ क्या करते, हम डायरेक्ट ऐसे ही करते P डॉट INC, और ये जो फंक्शन है INC ये जो है आपका पब्लिक होता, तो ये जो है डायरेक्टली x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस करता। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई ये वाली। अब बात ये है कि अब जेड में इंक्रीमेंट करके देखते हैं कि जेड में क्या इंक्रीमेंट होता है। तो जेड में अगर मैंने करा तो P डॉट अगर मैंने करा जेड प्लस प्लस, तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू 6 हो गई, 5 की वैल्यू 6 हो गई। अब अगर आप प्रिंट करोगे सी आउट Q डॉट जेड तो भी 6 ही आएगा आंसर, क्योंकि तीनों के पास एक ही तो है जेड, अलग अलग तो है नहीं। तो अगर मैंने करा सी आउट Q डॉट जेड, जो Q है उसके पास जेड वो भी यही वाला जेड है, तो इसकी वैल्यू 6 ही आएगी अब, है ना। अगर P से इंक्रीमेंट करा P डॉट जेड प्लस प्लस करा, लेकिन अगर Q डॉट जेड प्रिंट कराऊंगा तो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही है, अलग अलग नहीं है सबके पास, है ना। ये एक चीज हो गई है, तो बस यही एक चीज है, और क्या हो सकता है इसमें। हाँ, तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा, सबके पास अपनी अपनी कॉपी है ना, अलग अलग से। स्टैटिक का मतलब केवल सबके पास एक ही है उसी में। हाँ, एक्स वाई सबके पास अलग अलग ना, देखो इसके पास भी अपने हैं, इसके पास भी अपने, इसके पास भी, सबके पास अलग अलग अपने एक्स वाई हैं। हाँ, नहीं नहीं, तीनों का एक साथ इंक्रीमेंट नहीं होगा, अलग अलग है सब, है ना। सब अलग अलग है तो सबका अलग अलग इंक्रीमेंट होगा, एक केवल जेड ही है। ठीक है, तो ये चीज ठीक है, तो ये है बेसिकली, है ना। अब इसका क्या है, जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे ना अपन, एक अगला चैप्टर आएगा कंस्ट्रक्टर, तो इसमें हम इसका यूज करते हुए देखेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, जैसे PQR मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो होगा क्या कि यही स्टैटिक मेंबर का एक वेरिएबल लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हमने कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हैं। अब जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ना PQR, लेकिन कहीं पर ये पता चल रहा है मेरे को कि 3 किए मैंने क्रिएट, ये तो मैं देख कर बता रहा हूं, प्रोग्राम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ना मैंने कितने क्रिएट करे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि जेड की वैल्यू को इस तरह से करेंगे कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते चले जाएंगे जेड की वैल्यू एक एक बढ़ती चली जाएगी, है ना। जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते चले जाएंगे जेड की वैल्यू अपने आप एक एक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हम उस तरह से पता चला सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर में देखेंगे, वो चीज कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं कंस्ट्रक्टर जब करेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। हाँ, कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लिमिटेशन आएगी आपके पास मेमोरी कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी कितनी है। ठीक है, जितने आपके कंप्यूटर की मेमोरी आपको अलाउ करेगी क्रिएट करना, उतने आप क्रिएट करते चले जा सकते हो। कंप्यूटर की अपनी लिमिटेशन होगी ना, उसकी मेमोरी की लिमिटेशन होगी, वो एक अलग चीज है। बाकी यहां तो आप कितने भी कर सकते हो क्रिएट। ठीक है, और कुछ है इसमें? हाँ, एक और तरीका, हाँ पूछो। तो देखो, अब इसमें क्या है, एक तो तरीका हुआ ये, है ना। अब जब भी देखो, जब भी आप x में इंक्रीमेंट करोगे ना, x में, तो x में इंक्रीमेंट करने का एक ही तरीका है, या तो p डॉट एक्स प्लस प्लस करोगे ना, अब भी एक ही तरीका है। अगर इस वाले x में करना है तो q डॉट एक्स प्लस प्लस करोगे, है ना, यही तरीका है। लेकिन z में इंक्रीमेंट करने के आपके पास टोटल 4 तरीके हैं। देखो कौन कौन से हैं, कैसे, 3 तो आपको पता ही चल गया, p डॉट जेड प्लस प्लस करोगे, q डॉट जेड प्लस प्लस, r डॉट जेड प्लस प्लस, तीनों एक ही चीज है ना, 3 तो ये हो गए। p डॉट जेड प्लस प्लस तो भी इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, q डॉट जेड प्लस प्लस करोगे तो भी इसी में इंक्रीमेंट होगा, और r डॉट जेड प्लस प्लस करोगे तो भी इसी में इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। 3 तो तरीके हो गए। एक और तरीका है, डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो बिना किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करे। क्या है कि आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट और स्कोप रिजोल्यूशन जेड प्लस प्लस, ये 3 तरीके हो गए, है ना। हाँ,
डायरेक्ट जो है वो इस तरह से कर सकते हो, क्लास का नाम यूज करके, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन पॉइंट जेड। मतलब बेसिकली प्लस प्लस तो मैंने करा है, आप एक्सेस करने के तरीके ना, अब इसको कैसे भी काम में ले सकते हो, पी डॉट जेड को, आर डॉट जेड को, ये तीन है ना, प्लस प्लस करने की जगह कुछ और भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये मतलब आपको जेड को एक्सेस करने के आपके पास चार तरीके हो गए, तीन ऑब्जेक्ट के थ्रू, तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो तीनों के थ्रू अपना एक एक हो गया, और एक जो है आपका क्लास के थ्रू, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन और आपका मेंबर्स आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब लिख लो, ये सब है ना, ना तो बुक में है ना मेरे नोट्स में है। हाँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है ना, तो वो सब नोट्स में नहीं होती है। या तो फोटो खींच लिया करो, हाँ, तो अपने फिर बना लेना, बाद में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। और ये अपन ऐसे बंद कर देते हैं हम मेन को, मेन के बाद में सेमीकोलन नहीं आता है, क्लास के बाद में आता है ना, फंक्शन के बाद में नहीं आता है। चलो हो गया ये, तो ये तो हो गया देखो आपका स्टैटिक डेटा मेंबर्स, है ना। अब देखो क्या है इसमें, कुछ और चीजें हैं क्या इसमें, देखो इसको डेटा मेंबर्स बोलते हैं ना, स्टैटिक डेटा मेंबर्स आल्सो नॉन एज क्लास डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं ना। अब ये सब थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं ना। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप क्लास डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हो, है ना, डायरेक्टली क्लास के नेम से। और क्या बोल सकते हो, सिंगल कॉपी है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स की एक सिंगल कॉपी है। इन हाँ, एक इनिशियलाइज्ड और बता देता हूं आपको, हाँ जेड है सिंगल कॉपी, है ना। अब देखो अगर इसमें आप कुछ भी नहीं लगाते हो ना, यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते हो इसको, अगर मैंने z इक्वल टू 5 यहाँ पर नहीं लिखा, है ना, केवल z लिखा, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाती है। स्टैटिक जो वेरिएबल्स होता है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो भी, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है स्टैटिक डेटा मेंबर्स की, 0 होती है, ठीक है। और क्लास मेंबर्स हो गए ये सारा। चलो अब देखते हैं अपन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन देखते हैं। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, देखो वही है, अब जो हमारे फंक्शन है उसके आगे हम स्टैटिक लगा देंगे तो वो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसका रोल थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल कॉपी होगी सभी के लिए, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। फंक्शन की अगर मैं कहूं कि अगर मैंने एक फंक्शन लिखा स्टैटिक कर कर और सभी के लिए एक सिंगल कॉपी है, तो उसका कोई लॉजिक निकल कर नहीं आता है ना। क्योंकि डेटा मेंबर्स तो समझ में आते हैं, सबके पास अलग अलग डेटा है, लॉजिक अगर अलग अलग है सबके पास तो उसका कोई लॉजिकली मीनिंग नहीं है कि उसका क्या है। तो ये अलग से थोड़ा फंक्शन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक स्टैटिक फंक्शन लिया तो उसकी एक ही कॉपी होगी, सब में नहीं होगी ना, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं, हम एक स्टैटिक मेंबर लेकर देखते हैं ना। तो यहां पर ही लिखते हैं कुछ, दो फंक्शन लिखने पड़ेंगे हमको, इसको हटाते हैं। वॉइड स्टैटिक और मैंने लिखा एक इंक्रीमेंट आपका 1, ठीक है, ऐसे कॉल कर लिया inc1, ठीक है। अरे सुन लो बातें मत करा करो क्लास में। देखो एक तो मैंने ये लिया ये वाला, ठीक है, और स्लाइड स्पेस कम है तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूं सारा, और एक मैं ले लेता हूं आपका नॉर्मल वाला। तो पहले नॉर्मल वाला लिख देते हैं, वॉइड आपका inc, ठीक है, इंक्रीमेंट 1, ठीक है। दो फंक्शन बना रहा हूं इंक्रीमेंट के लिए, इंक्रीमेंट 1 और इंक्रीमेंट 2, ठीक है। ये मैंने इंक्रीमेंट 1 बनाया, ये क्या करेगा बेसिकली आपका x में भी इंक्रीमेंट कर लेगा, x प्लस प्लस कर दिया यहां पर मैंने, है ना, y प्लस प्लस कर दिया और आपका z प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये तीन जो है तीनों में इंक्रीमेंट कर दिया,
INC1 में x में भी इंक्रीमेंट कर दिया, y में भी इंक्रीमेंट कर दिया और z में भी इंक्रीमेंट कर दिया। अब एक और फंक्शन बनाता हूं मैं स्टैटिक। स्टैटिक आपका void और INC2 बना देता हूं, ओके INC2, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक है ना, तो इसमें x और y को आप काम में नहीं ले सकते। तो ये ध्यान में रखो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस जो हैं केवल आपके स्टैटिक अदर फंक्शंस को या अदर मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनो कि जो स्टैटिक है मेंबर फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन को काम में नहीं ले सकते, लेकिन उल्टा है, नॉर्मल वाले स्टैटिक को काम में ले सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो अब क्योंकि ये स्टैटिक है और ये x और y मेरे नॉर्मल है, तो इनको काम में ये नहीं ले सकता ना, एरर बता देगा। तो x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस यहां नहीं कर सकता, लेकिन z प्लस प्लस यहां पर कर सकता हूं, ठीक है, इस तरह से। एरर बताएगा तो फिर जब भी z को करेक्ट नहीं, जब भी क्या एरर आ जाएगी फिर तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो फिर x और y में जो आप नहीं, ये स्टैटिक नहीं है ना, पहले वाला स्टैटिक नहीं है ना। नॉर्मल वाले तो स्टैटिक को भी कर सकते हैं। देखो ये नॉर्मल फंक्शन है, z स्टैटिक है तो नॉर्मल वाला z को कर सकता है, स्टैटिक को कर सकता है, लेकिन ये स्टैटिक है, ये नॉर्मल वाले को नहीं कर सकता। यानी इसे प्रिंट नहीं करेगा, नहीं, एरर बता देगा आपको। हाँ, आप अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपके एरर आ जाएगी जब इस प्रोग्राम को रन करवाओगे, ठीक है। एक्सेस जो है वो नहीं करता है ना, तो एरर आ जाएगी, आप इसको रन करवाओगे तो गलत आ जाएगा, आपके कंपाइलेशन एरर आ जाएगी ना, कंपाइल नहीं होगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसा होता है ना। तो आप ये ध्यान में रखो कि ये तो आपका वैलिड है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर x प्लस प्लस करने की कोशिश करी तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, एरर बता देगा, रन कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं। ये तो होगी आपकी एक चीज। अब देखो INC2 में आप INC1 को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन INC1 में आप INC2 को कॉल कर सकते हो, सेम ही चीज है। देखो जैसे कि अगर मैंने ऐसा करा कि यहां z प्लस प्लस ना करके अगर मैंने INC1 कॉल कर दिया इस तरह से, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपका स्टैटिक जो है नॉर्मल को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा मैंने करा तो वही स्टैटिक है, INC1 क्या है, ये नॉर्मल है, तो स्टैटिक जो है नॉर्मल वाले को कॉल नहीं कर सकता। लेकिन उल्टा ट्रू है, z प्लस प्लस की जगह अगर मैं INC2 लिखूंगा तो ठीक है, और ये कॉमा लगा दूंगा, ठीक है, तो ये ठीक है ना, और यहां पर आप z प्लस प्लस कर दो, ठीक है, तो ये ठीक है। आपने वहां क्या करा, नॉर्मल वाले में z प्लस प्लस नहीं करा, आपने INC2 को कॉल कर दिया, नॉर्मल वाला स्टैटिक को कॉल कर सकता है, तो ये ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, बस यही सब है ना इसमें, और कुछ है इसमें। हाँ, अब देखो इसको कॉल कैसे करेंगे, फिर इसको देख लो, वही कॉल है ना, जैसे आपने वैसे कॉल किया था, इसको भी अपन वैसे ही 3 तरीके से, आपके 4 जो है, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने ही तरीके होंगे, और एक आपका क्लास वाला तरीका हो गया अलग से। जैसे कि देखो, अब ये मैंने ये वाला तो बंद कर दिया ना, ये मेरा फंक्शन हो गया, ये मैंने बंद कर दिया, और यहां पर आपने जो स्टैटिक लिया है वो वाला डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक वाला कैसे लिखोगे, INT और आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट और स्कोप रिजोल्यूशन z, ठीक है। बस जो स्टैटिक फंक्शन है उसके लिए आप कुछ नहीं लिखते, स्टैटिक फंक्शन के लिए आप कोई सी भी नहीं लिखते। स्टैटिक जो वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, उसके लिए आप ये लाइन लिखोगे, है ना। ये मैंने कहा था ना कि जैसे अगर z स्टैटिक है तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा क्लास के नीचे, लेकिन ये जो INC2 है ये भी स्टैटिक है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं लिखते, है ना, केवल वेरिएबल के लिए ही लिखते हैं। अभी INC2 भी स्टैटिक है, लेकिन इसके लिए यहां कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, केवल वेरिएबल के ही लिए लिखेंगे। फिर बस फिर हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा INT मेन, और इसमें देखो आप कैसे कैसे कॉल कर सकते हो INC2 को, कैसे कैसे कॉल कर सकते हो आप, डायरेक्टली पॉइंट से कॉल कर सकते हो ना, वही जैसे आप z को कॉल कर सकते हो वैसे आप INC2 को भी कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, इस तरह से,
जेड भी करा था ऐसे ही कॉल, ऐसे ही आपने inc2 भी इस तरह से डायरेक्टली कॉल कर लिया, ठीक है। आप क्या दूसरे ऑब्जेक्ट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो पॉइंट पी क्यू आर, तो उससे भी कॉल कर सकते हो। पॉइंट पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, तो जो है उससे भी कॉल कर सकते हो कि पी डॉट आई एन सी टू, ये भी ठीक है आपका, और पी डॉट क्यू डॉट आई एन सी टू करोगे वो भी ठीक है, आर डॉट आई एन सी टू करोगे वो भी ठीक है ना। तो सेम ही चीज होगी, जैसे आपने डेटा मेंबर्स को एक्सेस करा था वैसे ही जो है आपने मेंबर फंक्शन को भी कर लिया, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, है ना। और नॉर्मल तो आपका वैसे ही कॉल हो जाएगा पी डॉट, नॉर्मल वाले में ये वाला जो है ये यूज नहीं होता ना, नॉर्मल वाले में ये नहीं यूज होता, ये क्लास के लिए, क्लास है ना, ये क्लास स्कोप रिजोल्यूशन, तो वो स्टैटिक में ही चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी अपनी स्टैटिक डेटा मेंबर्स और उसके बारे में। कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है, कैन बी एक्सेस, ठीक है। तो ये देखो सारा हो गया अपना, है ना। ये तो हो गया अपना स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का टॉपिक हो गया, ठीक है। हाँ हो गया बस। कौन सी क्लास? हाँ ऑनलाइन चल रही है ना यार, ऑनलाइन कम ही है आज, ऑनलाइन जो है आज कम ही है। कितने हैं? हाँ जो आए थे वो ये 2 ही स्टूडेंट हैं आज, केवल मूमल है और टीनू है। आज क्यों नहीं आए? आज क्या एग्जाम की वजह से नहीं आए क्या? कल पढ़ रहे हैं सब, इतने पढ़ाते हैं। नहीं वैसे तो आते हैं, कल तो आए थे 4-5 लोग थे, ज्यादा ही थे बल्कि 5-6 थे, कल तो 5-6 थे ना, रोज आ ही रहे हैं 5-6, लेकिन आज नहीं आए। हाँ 11th में 6 थे, 60 थे 11th में, और अभी इतने से ही बच्चे। हाँ सारे गायब हो गए लॉकडाउन में, तो कहाँ चले गए फिर? दिखाई नहीं दे रहे, बैठे हैं यहाँ तो। फिर फ्रेंड फंक्शन फिर कल कराते हैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो ना यहाँ तक, ठीक है। कुछ पूछना है, कोई डाउट वगैरह? कुछ भी नहीं है डाउट? चलो हाँ 1 मिनट रुक जाओ, क्लास तो खत्म होने दो। क्या क्या कितने प्रोग्राम आएंगे? अब ये तो देखो ऐसा नहीं होता ना कितने प्रोग्राम, सब कुछ प्रोग्रामिंग है यहाँ, तो हो सकता है सारे ही प्रोग्राम आ जाए। हाँ हाँ थोड़ी बहुत है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ आकर देना है, आप बुक खोल के दोगे, वो तो घर पे सबको पता ही है। हाँ, सबका एक ही है, सब बुक खोल कर ही देने वाले हैं। अच्छा तो फिर ये भी दे लेना यहीं पर ही, कि यहाँ पर बुक की जरूरत पड़ेगी आपको।